जी कर दीजिए और जाएंगे सब धीरे धीरे। एक और घटक होता है। दुबे जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम अवयव भाई, प्रणाम अवयव। आज बड़े लेट ज्वाइन किया आपने। सर मेरा मंदिर का थोड़ा सा कार्य था, इस वजह से जी नहीं जी आ जी पाया। जी जी ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछते रहता हूँ, आप तो गंभीरता से ना लीजिएगा। हाँ, तो हमारे शरीर में जो है खून में, माफ करना, और एक घटक होता है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जहाँ भी रक्त बह। सर 2-3 जन का माइक चालू है। हाँ जी, जिनका माइक चालू है वो कृपया बंद कर दें। जिनको संभव है वो कैमरा खोल दें, लेकिन माइक बंद रखें। जी, तो चलिए, इसका जो रक्त का और एक महत्वपूर्ण घटक है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जहां जख्म बह रहा है, खून आ रहा है, वहां खून की गुठली बना देती है और खून बहना रोक देती है। क्लॉट्स, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करती है। तो इससे हमारे खून में, हमारा खून जो है वो अधिक बहना जो है वो बंद हो जाता है, और हमारे खून में, हमारे खून जो है वो वेस्ट होना जो है वो बंद हो जाता है। खून की कमी होने के जो संभावनाएं हैं वो नहीं रहती है। अगर ये खून बंद नहीं हो पाया, जी माइक बंद कीजिए। अगर ये खून बंद नहीं हो पाया तो हम ब्लीड करते रहेंगे, हमारा खून बहता रहेगा और हमारा शरीर खून से खाली हो जाएगा। तो ये अपने आप में हमारे शरीर की एक व्यवस्था होती है कि प्लेटलेट्स जो होती है उस पे 12 प्रक्रिया होती है जब गुठली बनती है, और वो रिजिड हो जाती है अगर 12 प्रक्रियाएं पूरी हुई तो। लेकिन बहुत सारे जख्म ऐसे होते हैं कि उनमें गुठली बहुत ज्यादा देर तक नहीं, क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग, वो बहुत ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर हमारे खून में एक प्लास्मिनोजिन नाम का पदार्थ होता है, वो वहां जाके वो गुठली को मिटा देता है जब उसकी जरूरत नहीं रहती है। तो ये परस्पर विरोधी एक तत्व है जो प्लेटलेट के विरोधी काम करता है, और गुठली को जो है वो कुछ समय बाद नष्ट कर देता है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी तत्वों का जमावड़ा लेकर हमारा रक्त हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करते रहता है। ये हमारा रक्त जो है वो बड़ा चमत्कार है। और सारी चीजें जो जो मैं बता रहा हूं, जब 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 भी मैं ये सोचता हूँ और पढ़ता हूँ और बताता हूँ, तो मुझ में एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जागता है कि ईश्वर है या कुदरत है जिसने भी हमारा शरीर बनाया है, वो कितनी बातें ऐसी है कि जो इंसान को समझने में हजारों 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 साल लगते हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या होता है शरीर में। कहीं एक जगह अगर गर्मी बढ़ती है, जैसे कि जब हमारा पाचन होते रहता है, तो हमारे लीवर के आसपास बहुत सारा ऊष्मा इकट्ठा होता है। वो वहां के दूसरे ऑर्गन्स के लिए
बहुत खतरनाक होता है। तो खून इसको, वो ऊष्मा को कैरी करके पूरे शरीर में फैला देता है और वहां की जगह को ठंडा कर देता है। समझ गए आप? सर प्लीज वापस बोलिए ना वापस बोलिए ना, एक बार वापस बोलिए ना। सर एक माइक ऑन है ना, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही बराबर। सर मेरी ना रिक्वेस्ट है सबसे कि माइक प्लीज अपना ऑफ रखिए, पूरे हम सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, इस चीज का हम सबको ध्यान रखना है। प्लीज चेक करिए अपने अपने माइक। थैंक यू। पावनी जी का ऑन है, बाकी सबके तो बंद है, मैंने चेक किया है। नहीं नहीं म्यूट है, म्यूट आपकी आवाज नहीं ना आती। तो मैं रखूं कि नहीं ऑन? अबे जी गुठली में हाँ। थक्का थक्का। करने का थक्का नहीं, हाँ थक्का एक अलग चीज होती है, लेकिन गुठली मतलब क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, ब्लड की एक परत जम जाती है गाढ़ी, जो खून आने से रोक देती है। और थ्रोम्बोसिस और प्रोथ्रोम्बिन वही वाले हार्मोन्स की बात कर रहा जी। ठीक। तो थ्रोम्बोसिस जो है वो अंदर गुठली को जमा के रख देता है, उसकी प्रोसेस पूरी हो जाती है और वहाँ प्लास्मिनोजेन काम नहीं करता है, तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, फिर उसे पिघलानी पड़ती है गुठलियों को। मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे आपको खून आ रहा है, एक आपको सुई चुभ गई, तो चुभी हुई सुई का खून रुकने में कितना समय लगता है? मिनट 2 मिनट में वो खून रुक जाता है ना। तो रुकता क्यों है? क्योंकि जहां से वो बह रहा है वहां की रक्त वाहिनी को संकुचित कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन वहां पैदा किया जाता है, फिर सील किया जाता है एक द्रव से। तो वो खून की परत जो है, वो खून की परत ही खून को रोकती है। इसको ब्लड क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। जब कोई सर्जरी होती है तो इसमें ये टेस्ट जरूर होता है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है, नहीं तो डॉक्टर सर्जन कट लगाएगा, खून रुक नहीं पाएगा। अर्चना जी कोई सवाल है तो पूछिएगा। भावनी जी आपका माइक फिर ऑन हो ऐड करना चाहती हूँ कि प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग ये बोल रहे हैं। तो जैसे अगर डेंगू होता है तो डेंगू में कैसे इंटरनल ब्लीडिंग होता है और प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो हमारी प्लेटलेट्स बढ़ाने से वो इंटरनल ब्लीडिंग कम कर सकते हैं। बिल्कुल dengue में- परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हाँ, ये जो उष्णता वाली बात, जो गर्मी वाली बात हम कर रहे थे, वो ये थी बहुत गर्म। अब अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा अर्चना जी। जी अबे जी अभी भी किसी का माइक खुला है। प्लीज अपने माइक ऑफ करिए। इसमें ये जो समय जाता है ना, वो टोटली वेस्ट है और इसका ध्यान आप ही लोगों ने रखना है ना। भाविनी जी का ऑन था। भाविनी जी माइक अनम्यूट करिए। अनम्यूट करें या म्यूट करें? म्यूट करें, म्यूट। हाँ चलिए। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम, कोआगुलेशन टाइम। जो गर्मी जो होती है एक ऑर्गन के पास जमा, उसे उसे मैं उदाहरण से समझाता हूं कि एक बर्तन में बहुत गर्म द्रव है
और उसको आपको ठंडा करना है। तो आप एक बड़े बर्तन में पानी लेके उसमें वो रखते हैं, तो पानी थोड़ा गुनगुना हो जाता है, लेकिन जो दूसरा अंदर का बर्तन है उसका तापमान जो है वो कम हो जाता है। ये होता है हीट ट्रांसफर। तो इसी तरीके से जब हमारे लीवर में या कोई भी ऑर्गन में, मैंने लीवर का उदाहरण दिया है, जो ऑर्गन के अंदर गर्मी किसी भी कारणवशात तैयार होती है, तो हमारा रक्त जो है वो उसकी उष्णता को, उसकी गर्मी को, उसकी हीट को खींच लेता है, अपने आप अपने में ट्रांसफर कर लेता है, और फिर वो सारे शरीर में फैला देता है, ताकि कोई एक ऑर्गन में वो गर्मी ना रहे और उसे नुकसान ना हो, उस ऑर्गन को भी ना हो, और उस गर्मी से उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी नुकसान ना हो। अब समझ गए इस बात को? जी जी। शरीर का तापमान जब हमारा बढ़ता है तो बहुत सा रक्त जो है वो हमारी त्वचा के करीब जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें से बहने लगता है, और उसमें हमारी श्वेत ग्रंथियां जो है वो प्रसरण होके उनका, हमारी जो रंध्र है उनका प्रसरण होके पसीना जो है हमारा बाहर निकलता है। वो पसीने की परत हमारे त्वचा पे फैलती है और त्वचा का तापमान जो है वो कम करती है। तो एक रक्त हमारी कितनी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, आप समझ लीजिए। हमारी ग्रंथियों में जो भी स्त्राव निकलते हैं, उमा जी, हमारी ग्रंथियों में जो भी स्त्राव निकल रहे हैं वो सारे स्त्राव जो है वो रक्त के माध्यम से ही हर अवयव को जहां जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंचाए जाते हैं। ये समझ गए आप? आगे चलें। सर थोड़ा वो एक और बार वो इंग्लिश में जी। थोड़ा यार समझ में जी। नहीं आया। समझ में नहीं आया सर। हमारी ग्रंथियों से स्त्राव निकलते हैं, ये बात है आपको याद? इंडोक्राइन ग्लैंड्स से सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो पहुंचाए कैसे जाते हैं? उसका माध्यम जो है, कैरियर जो है, वो हमारा रक्त ही होता है। आपकी पिए हुए पानी का, पिए हुए लिक्विड की एक एक बूंद जो है वो रक्त में जाती है। उसके बाद या तो उसका पसीना होगा या उसका मूत्र होगा, लेकिन हमने जो भी पिया है वो पहले खून में जाएगा हमारे। तो हमारे खून में एक अल्बुमिन नाम का पदार्थ होता है, वो प्रोटीन्स होते हैं एक तरीके के। हमारे रक्त को एक ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर की वजह से जो खून के साथ जो पोषक द्रव्य भेजे जाते हैं कोशिकाओं के लिए, तो वो कोशिकाओं में जाने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है। जैसे हमने इंजेक्शन भरा, हमने हमारी इसमें डाला, वेन में डाला या मसल में डाला, तो उसको अंदर जाने के लिए हम प्रेशर देते हैं उसके हैंडल पर, उसके पिस्टन पर, और वो प्रेशर से हम दबाते हैं तो वो द्रव जो है इंजेक्शन का वो हमारे मसल में या हमारी वेन में प्रवेश कर पाता है। इसी प्रकार हमारी हर कोशिकाओं में अगर हमें पोषक तत्व भेजने हैं तो ऑस्मेटिक प्रेशर की जरूरत होती है। और फिर कोशिकाओं से जब वेस्ट हमारी खून में आना होता है
तब भी वो ऑस्मेटिक प्रेशर की जरूरत होती है। तो अल्बुमिन जो है वो हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर को ठीक रखते हैं। अल्बुमिन अगर घटता है तो कोशिकाओं से जो तरल पदार्थ है वो रक्त में आ नहीं पाते हैं दोबारा वापिस। इतनी बात समझ गए आप? जी हाँ। जब वो रक्त में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो वे तरल पदार्थ जो है वो वहीं पर रुक जाते हैं कोशिकाओं में, और उसका परिणाम क्या होता है? हमारे सारे शरीर पर सूजन आती है। मैं ये जताना चाह रहा हूं कि एक एक घटक जो है हमारे रक्त का, उसका कार्य क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं और कई बार कहूंगा कि हमारे शरीर में इतनी फाइन सिस्टम्स है, इतनी इंट्रिकेट है कि वो ठीक से चल रहा है, यही एक चमत्कार है। तो इन सारे घटकों को समाविष्ट करके सुचारू रूप से कार्य करने वाले इस तंत्र में यदि जल तत्व में असंतुलन होता है तो कई विकृतियां हमारे शरीर में पैदा होती है। एनीमिया, थैलेसेमिया, ब्लड क्लॉटिंग ना होना, आरबीसीज का बढ़ना, डब्ल्यूबीसीज का कम होना, कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सारी व्याधियां जो है वो जल तत्व के असंतुलन से और रक्त पे प्रभाव होने से हो सकती है। जल तत्व के असंतुलन का रक्त पे जो प्रभाव है उसमें ये सारी व्याधियां पैदा हो सकती है, और इसका उपचार जो है वो जल तत्व के संतुलन से बहुत जल्दी हो सकता है। अब हम कफ के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। हमारी पौर्वात्य स्वास्थ्य विधा के अनुसार हमारे शरीर में 5 प्रकार के कफ होते हैं और 5 अलग अलग स्थानों पर होते हैं। पहला कफ होता है तर्पक कफ। तर्पक कफ ये हमारे मस्तिष्क में होता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षितता देता है और उसकी नर्व्स जो होती है और न्यूरॉन्स जो होते हैं उसकी रक्षा करता है। प्राय यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही होता है। इसे आयुर्वेद में या हमारी भारतीय स्वास्थ्य विधा में, उसकी कोई भी स्वास्थ्य विधा में इसे तर्पक कफ कहा गया है। दूसरा होता है बोधक कफ। ये हमारे मुख में होता है, जो हमारी रसकरणिकाओं को जल से भरपूर रख के हमें रुचि का बोध देता है, स्वाद का बोध देता है, और इसी का एक रूप लार के, सलाइवा के रूप में हमारे अन्न पचन में सहायता करता है। जठर का आधा काम जो है वो हमारे मुख में जो चर्वण हम करते हैं, चबाते हैं हमारे निवाले को, तो आधा काम मुख में होता है। अगर हम जल्दी जल्दी में खाना खाएं और वो अच्छे से लार से मिश्रित ना हो, अच्छा चबाया गया ना हो, उसका अच्छा पेस्ट बन के अगर हम नीचे नहीं भेजते हैं
तो वो सारा भार जो है वो हमारे स्टमक पे आता है, उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए बहुत आसान भाषा में हमें समझाया गया है कि 32 दांतों के सम्मान करके हर निवाले को 32 बार चबाया जाए। तो 32 बार का मतलब है कि खूब चबाया जाए, उसमें भरपूर लार का मिश्रण हो, ताकि वो उदर में जाके वो पहले ही तैयार हो पचन के लिए। तो जो लोग खाना खाने को अच्छा समय देते हैं, प्रेम से चबाते हैं खाने को, तो वो खाना, उनका जो पचन का समय होता है वो कम हो जाता है, उन्हें ज्यादा एसिड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए आप? अब तीसरा होता है अवलंबक कफ। अवलंबक कफ, अवलंबक कफ जो होता है वो हमारी छाती में होता है। हमारी पूरी श्वसन प्रणाली जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, उसको नमी देता है और चिकनाहट देता है। इट कीप्स द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड। अगर ये लुब्रिकेशन ना हो तो वो सूखेपन से, शुष्कता से हमें खांसी आती है और हमें रोगों की संभावनाएं जो है वो बढ़ती है। ये कफ हमारे लिए अति आवश्यक चीज है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो विविध व्याधियां पैदा करता है। पहले खांसी करेगा, इरिटेशन करेगा, गले में इरिटेशन करेगा, न्यूमोनिया करेगा। तो ये जल तत्व बढ़ने की, अवलंबक कफ में जल तत्व बढ़ने की ये व्याधियां हैं। लेकिन वो अगर स्थिर है, ठीक है, तो हमारा श्वसन तंत्र जो है वो अच्छे से काम करता रहेगा। चौथा होता है क्लेदक कफ। क्लेदक, क्लेदक कफ ये हमारे स्टमक में रहता है। जो कठिन और भारी और मेद भरा खाना, या जो पचने में कठिन हो, ऐसा खाना जब हम खाते हैं तो ये क्लेदक कफ हमारे उस कठिन और भारी अन्न को नरम और पचन योग्य बनाने का काम करता है। समझ गए आप? जी। ये और एक काम करता है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है, वो झिल्ली जो होती है, उसे एसिड से, आम्ल से बचाने का काम भी ये कफ करता है। तो हर कफ की आप आवश्यकता देखिए कि कितनी होती है। अगर क्लेदक कफ ना रहे तो उस झिल्ली में व्रण पड़ेंगे, घाव आएंगे, अल्सर्स तैयार होंगे। और आखिरी जो पांचवा कफ होता है उसको कहा जाता है श्लेषक कफ। ये हमारे जोड़ों में और जोड़ों के आसपास मौजूद होता है। ये हमारे जोड़ों में जोड़ों की चिकनाहट को बरकरार रखता है। अगर ये शुष्क हो जाए तो उसे हम
अपनी भाषा में कहते हैं कि जोड़ों का ऑयल खत्म हो गया, और फिर लोग सलाह देते हैं कि 2 चम्मच खोपरे का तेल रोज पीजिए, जो बिल्कुल बड़ी बेवकूफी है। तो ये कफ जो है वो हमारे जोड़ों में चिकनाहट बना के रखता है। उस चिकनाहट की वजह से जो हड्डियों का जो घर्षण होता है वो कम होता है, लुब्रिकेशन मिलता है, और हमें पीड़ा नहीं होती है उसके घर्षण से। तो घुटनों में कई बार ये देखा गया है कि ये जो श्लेष्मक कफ है वो खत्म हो गया, फिर वो घर्षण से जो है वो घुटनों में घर्षण होके उसमें पीड़ा बहुत होती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे घुटने जो है वो घिस गए हैं। अगर ये श्लेष्मक कफ वहां पे मौजूद है तो ये स्थिति आ नहीं पाएगी। दूसरा, ये श्लेष्मक कफ हमारे जोड़ों को जो पकड़ के रखते हैं, ऐसे टेंडन्स और जो मसल्स हैं, उसमें भी रहता है जल तत्व के स्वरूप में, ताकि उस टेंडन्स और मसल्स में लचक बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। कई बार हमारे मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उसमें जल तत्व की कमी आ जाती है। ये थर्ड वाला अवलंबक कफ एक बार दोबारा समझा दीजिए। अवलंबक कफ जो है वो हमारी छाती में रहता है। हमारे सारे श्वसन तंत्र में वो नमी और चिकनाहट बनाए रखता है। सर जी, जी, सॉफ्ट टिश्यू में भी श्लेष्मक कफ रहता है क्या? सॉफ्ट टिश्यूज का मतलब क्या है? सॉफ्ट टिश्यूज मींस टेंडॉन्स, मसल जो आपने बताया वो, या फिर जो मींस हमारे कार्ट्रेज है, या फिर ईयर के जो सॉफ्ट मसल्स है, बोन जैसे दिखते हैं लेकिन वो बोन्स नहीं होते हैं। तो देखिए, जिन्हें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो सिर्फ जल तत्व की वजह से आती है। ओके ओके। तो चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे टेंडन्स हो, चाहे मिनिस्कस हो, ओके, है ना? ठीक है। अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपका 10 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। अर्चना जी, क्या बात है, बोलिए। अगर ऑयल पीने से वो लुब्रिकेट नहीं होता है तो क्या रेमेडी है उसके लिए? 1 मिनट, ये बाहर आवाज बहुत आ रही। आपने बोला कि कोपरे का ऑयल पीने की सलाह देते हैं, जो गलत है। 1 मिनट, आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, जी जी, मैं बता जी, दूंगा। ठीक है। हाँ, ओके। तो हैंड डाउन कर लीजिएगा। यहाँ किसी की भी प्राइवेसी कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, बैंड बजाकर बैंड बजा सकता है। सही है।
तो क्लास अभी खत्म करेंगे, थोड़ा सा बाकी है हमारी जीव के विषय में बात करना। वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हिस्सा रहेगा और फिर पृथ्वी तत्व रहेगा। इस क्लास के बारे में कोई शंका है, कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं भी पूछ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, ऐसे मैं करता नहीं हूँ, गलती से अगर हो गया तो उसके लिए कृपया माफ किए करें मुझे। मैं बिल्कुल जानबूझकर ऐसे नहीं करता हूँ कि किसी का सवाल लिया नहीं, लेकिन अगर ऐसे हो भी गया, सिम्मी जी आप हंसिएगा मत, हाँ, तो अगर किसी का रह भी गया तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आपके ग्रुप के माध्यम से, और मैं वहां भी जवाब दे सकता हूं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ ही आप पूछ ले। आपको बाद में भी कोई चीज ख्याल में आई और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे राधा जी ने पूछा था इससे पहले और उनको मैंने जवाब भी दिया था, और मैं कोशिश करूंगा मेरी बुद्धि के अनुसार जवाब देने की आपके सारे सवालों को। तो अगर व्हाट्सएप पे पूछे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ताकि यहाँ का समय जो है वो हमारा बचता रहेगा। तो बोधक तत्व एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दी। बोधक कफ क्या आपने क्या समझा है, उसके आगे का मैं समझा देता हूँ आपको। सर मुझे ये है कि ये माउथ, मुंह और सलाइवा में सलाइवा के रूप में होता है, तो ये जी उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? राधे राधे बोल रही हूँ जी। राधे जी। अब ये जो है सलाइवा जो है वो दो काम करती है सलाइवा। एक सलाइवा का जो जल तत्व है वो हमारी रसकर्णिका जो है उसको पानी से भरपूर रखती है, ताकि वो अपनी पूरी इफिशियंसी में काम कर सके। तो टेस्ट हमको उसी से आता है, रसकर्णिकाओं से, मतलब टेस्ट बड से। और टेस्ट बड में जल नहीं है तो खत्म, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो वो एक काम होता है। दूसरा काम होता है कि सलाइवा हमारे चबाते वक्त अन्न में मिश्रित होती है, वो एक पाचक रस का काम करती है, अन्न को नरम करती है मुख में ही, और उसमें मिश्रित हो के वो हमारा पाचन जो है वो उसका काफी हिस्सा जो है वो उठा लेती है। बोधक कफ की बात कर रहे हैं हम लोग। जी ठीक। तो ये समझ में आ गया आपके राधे जी? हाँ जी आ गया जी, थैंक यू। जी 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 जी। तो अब हम आज का क्लास खत्म करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। और अगर जो भी आपकी शंकाएं हैं वो भी पूछिएगा, एक्टिव रहिएगा ग्रुप में भी। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वो लिखिएगा, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो लिखिएगा, अगर आपको कोई क्षति लगती है, कमी लगती है तो उसके बारे में भी लिखिएगा। लेकिन इंटरेक्शन में रहिएगा प्लीज। वो आपकी जो इंटरेक्शन है वो मुझे, ये हमारे ग्रुप को और हमारे एक परस्पर संबंधों को एक लाइवलीहुड देती है, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं इंस्पायर होता हूँ और भी आपको देने के लिए। तो प्लीज आप खामोश मत रहिएगा, आप निग्लेक्ट मत करिएगा। जरूर सर। धन्यवाद। जी जी सर। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। बद्रीश जी को। थैंक यू। एक दिन छोड़ के क्लास लूंगा, ताकि आपके लिए अच्छी तैयारियां कर सकूं। ये मैंने देखा लगा था, पिछला क्लास मैंने ऐसे ही एक दिन छोड़ के लिए थे। इस बार मैंने प्रयोग करके देखा कि हर दिन क्लास हो, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि आ गया कि मैं ठीक से आपको परोस नहीं पा रहा हूँ, अच्छा सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मेरे लिए बड़ी दुख की बात होती। आप तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरा समाधान नहीं होता था। सर आप तो बहुत अच्छा सिखा रहे हो। कल क्लास है? इसका मतलब है कि कल क्लास नहीं है। अब एक दिन छोड़कर। ठीक है। Now it is on Friday, then Monday. शुक्रवार। Yes. जी जी जी,
चलिए सबको प्रणाम फिर से। प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। शुभ रात्रि। हेलो हेलो थैंक यू